हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं ई कैश के बारे में। ये ई कैश पर्टिकुलर कॉइन है कैसा, किस तरह से वर्क करता है, इसका हिस्ट्री पर्सपेक्टिव क्या रहा है, पहले क्या था, अभी क्या हो गया है, आगे चल के कितना ग्रो हो सकता है, यानी प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट को भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल अलॉन्ग विद प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। ई कैश करंट में देखो दशमलव के बाद 4 जीरो है, 384843 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो तो 48% डाउन है, विच इज लाइक क्वाइट फाइन बिकॉज अप एंड डाउन चलता रहता है। हम इसका टेक्निकल एनालिसिस नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी हम ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाकी पर्सपेक्टिव को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मेनली देख रहे हैं कि इनके मेन फीचर क्या है, कितना इसमें पोटेंशियल है। मार्केट कैप अगर बात करोगे तो 733 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है, और ये काफी कम है। 6 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप तक पहले चला गया था, अभी उसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा करेक्ट कर चुका है। नेक्स्ट अगर देखेंगे इसकी सप्लाई के बारे में, तो इसकी सप्लाई की मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट है। अब पहले जाएंगे थोड़ा सा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव में, तब हम आते हैं इसके सप्लाई पर्सपेक्टिव पे। हिस्ट्री पर्सपेक्टिव में जाने का मतलब ये है, बिटकॉइन का पहले हार्ड फॉर्क था बिटकॉइन कैश, और बिटकॉइन कैश का ही एक हार्ड फॉर्क बना था बिटकॉइन कैश एबीसी। ये उस टाइम पे काफी पॉपुलर था, लेकिन बाद में बिटकॉइन कैश एबीसी को इन्होंने रीडिफाइन करके, यानी उसके रीब्रांडिंग करके ई कैश बना दिया, और उसके साथ उसका रिडोमिनेशन कर दिया। रिडोमिनेशन में उन्होंने एक कॉइन के 1 मिलियन कॉइन लॉन्च कर दी, यानी अगर आपके पास एक बिटकॉइन कैश एबीसी था तो आपको 1 मिलियन ई कैश मिल जाएंगे। इस तरह का उन्होंने रिडोमिनेशन पहले रखा है। अब रिडोमिनेशन करने का उनका पूरा मतलब प्लान क्या था, रीजन क्या था, वो भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि उसका फॉर्क है तो सेम कंसेप्ट, मतलब जो एल्गोरिथम है वो यूज करता है। जैसे SHA-256 बिटकॉइन का है, वही सेम एल्गोरिदम वो यूज करता है बिटकॉइन कैश, और वही सेम एल्गोरिदम बिटकॉइन कैश एबीसी में। तो यानी इसकी माइनिंग भी होती है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक भी लॉन्च कर दिया है, एक एवलांच कंसेंसस लॉन्च किया है, जिसके थ्रू प्रूफ ऑफ स्टेक भी चालू हो गया है। तो उसमें प्रूफ ऑफ स्टेक भी अभी इसमें अवेलेबल है, प्रूफ ऑफ वर्क भी अवेलेबल है। जो प्रूफ ऑफ वर्क है उसका जो एल्गोरिदम है वो SHA-256 ही है, और उसकी माइनिंग भी होती है। तो अभी करंट में दोनों चल रहे हैं। लेटर ऑन दे विल फोकस ऑन एवलांच, क्योंकि एवलांच ही इसको पूरा तरह से रीडिफाइन करने वाला है। हम डिटेल में अभी समझेंगे। तो क्योंकि बिटकॉइन की जैसे माइनिंग होती है वैसे इसकी होती है, लेकिन इसमें बस सप्लाई में थोड़ा सा अंतर है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन हो सकती है, और इसकी सप्लाई मैक्सिमम 21 ट्रिलियन होगी। तो लाइक जीरोस का फर्क है। सप्लाई इसकी ऑब्वियसली ज्यादा है। इन्होंने सप्लाई ज्यादा क्यों रखी है, ताकि जो पेमेंट के तौर पे यूज हो तो उसमें डेसिमल्स ना रहे, और इसको भी हम डिटेल में भी देखने वाले हैं, रिमूविंग द बिट्स। अभी करंट में इसकी टोटल सप्लाई यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन आप कॉइन गेको पे जाके देखोगे तो यहाँ टोटल सप्लाई अपडेटेड है, दैट इज ऑल्सो 21 ट्रिलियन। तो 21 ट्रिलियन इसकी सप्लाई, मतलब मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई है। और अभी सर्कुलेशन में कितनी है, 19.17 ट्रिलियन। तो सप्लाई ट्रिलियन में, ये हमें ध्यान से मतलब सुनना है कि सप्लाई ट्रिलियंस में है। एक चीज पॉजिटिव यहाँ पे ये है कि जितने भी ई कैश एग्जिस्ट करेंगे उसका लगभग 91% ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुके हैं, अभी ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। तो वो एक पॉजिटिव है। जैसे बिटकॉइन जितने एग्जिस्ट करेंगे उसके 90% से ज्यादा माइन हो चुके हैं, उसी तरीके से जितने ई कैश एग्जिस्ट करेंगे उतने उतने मतलब उसके 90% अभी सर्कुलेशन में आ चुके हैं। थोड़ा सा देखते हैं प्राइस का। इसको अगर प्राइस देखो तो $0.0003 पे पहले चला गया था, अगर 2021 में बुल रन के टाइम पे बात करोगे। और मार्केट कैप अगर बात करें तो $6 बिलियन की मार्केट कैप पहले इसने अचीव किया। अगर आप मार्क कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये देखना चाहो तो बाइनेंस पर अवेलेबल है, और बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंज पर अवेलेबल है। यू कैन सी द लिस्ट, इट्स अ बिग लिस्ट। वजीरेक्स पे भी अवेलेबल है। लेकिन आपको थोड़ा इन्होंने चार्ट भी प्रोवाइड किया, जिसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि कुछ एक्सचेंज बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं विड्रॉल फीस के नाम पे, और वो जाता है जो एक्सचेंज होते हैं उनकी पॉकेट में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसपे कम चार्ज कर रहा है विड्रॉल फीस, उसी को यूज करना है। अगर इसका नेटवर्क यूज करोगे तो उस पर तो बहुत ही कम बिट्स लगती है, लेकिन कुछ जो एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। अगर इसका एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो करंट में इसके ब्लॉकचेन की जो हाइट है 7,58,345 पे अभी चल रही है, और इसके जो एवरेज ब्लॉक में जो मतलब ब्लॉक का माइनिंग का जो टाइम है वो अभी चल रहा है 11 मिनट 20 सेकंड। 11 मिनट 12 मिनट के बीच में ही वेरी करता रहता है, और इसी तरीके से ये अभी वर्क कर रहा है। अगर इसकी माइनिंग डिफिकल्टी की बात करोगे तो अभी करंट में इतनी, इसको अगर चार्ट पे आप देखोगे तो ये आप देख सकते हो माइनिंग डिफिकल्टी के चार्ट से यहाँ क्या फर्क पड़ता है। अभी ज्यादा नहीं पड़ेगा। देखो अगर इसकी माइनिंग डिफिकल्टी देखोगे तो पहले 2017 में काफी हाई थी, और सबसे हाईएस्ट हिट की 2018 में। उसके बाद 2020 में हाई काफी हाई गई है, और उसके बाद अभी तो देखोगे तो ऑल टाइम मतलब लो के पास ही है, बैंड बजी पड़ी है इसकी। माइनिंग डिफिकल्टी बहुत कम है। माइनिंग डिफिकल्टी जितनी ज्यादा होती है उससे सो होता है कि उतने ज्यादा लोग माइन कर रहे हैं, और उतना ही ज्यादा
उसको माइन करना डिफिकल्ट होता जा रहा है और उसकी नेटवर्क की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अब एक और कॉरिलेशन ऐड हो गया, पहले नहीं था। जब जब बिटकॉइन की माइनिंग एल्गोरिदम अपना ऑल टाइम हिट करती है, तब एकदम से पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है पूरे क्रिप्टो स्पेस में। तो ये भी अनदर फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अब इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोर मतलब कह सकते हैं मोर ऑफ मूव ऑन कर गए, प्रूफ ऑफ स्टेक पे ज्यादा फोकस कर, क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक इनके लिए गेम चेंजर होने वाला है। अगर कोर टेक की बात करोगे तो क्या मेन मेन टेक्नोलॉजी है, मतलब क्या क्या मेन इसके फीचर्स हैं, उसको थोड़ा सा अभी डिटेल में देखते हैं। पहला तो ऑब्वियसली एवेलेंच है। एवेलेंच को आप ऐसा समझ लो, प्रूफ ऑफ स्टेक तो है लेकिन इससे बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। अब इस एवेलेंच को आप एवेलेंच जो एवेक्स करके कॉइन है उससे कंफ्यूज मत करना, बस नाम इन्होंने वही रखा है, अदरवाइज ये टोटली डिफरेंट है और वो टोटली डिफरेंट है। वो अलग कॉइन है पूरा और ये अलग है। तो एवेलेंच एक्चुअली लाइव हो गया, इसको भी हम देखेंगे अभी डिटेल में, लेकिन इस पे स्टेकिंग भी अवेलेबल है। यू कैन स्टेक, अगर आप ऑब्वियसली अगर प्रूफ ऑफ स्टेक होगा तो स्टेकिंग डेफिनेटली अवेलेबल कराएंगे, तो आप स्टेक कर सकते हो अगर चाहो तो। गवर्नेंस के लिए भी ई कैश यूज होता है, एंड वो जो गवर्नेंस है, जो रेवेन्यू भी अगर ये करते हैं तो बार बार उसी में री इन्वेस्ट करते रहते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। एक और इसका रिवोल्यूशनरी फीचर है, वो है ई टोकन्स, और दूसरा अभी बताऊंगा जो इनका इनोनिमिटी वाला है। ई टोकन्स मतलब क्या हो सकता है, ये बहुत मतलब पुराना कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना कस्टम कॉइन बना सकते हो और उसको लॉन्च कर सकते हो और दे मतलब किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, दे सकते हो, और उसको यूज भी कर सकते हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पर इसका सबसे आसान उदाहरण होता है कि जैसे कोई अभी आप कभी आप मार्केट में जाओगे और किसी व्यक्ति की मान लो 2 या 3 दुकानें हैं, और किसी एक दुकान पे आपने पैसा दिया या आपका पैसा कुछ बाकी का, वो कागज पे लिख के साइन करके दे देगा, दूसरी दुकान पे आप जाके दिखाओगे तो वहां आपको पैसा मिल जाएगा। जस्ट मतलब एक कॉमन उन्होंने कह सकते कस्टम अपना एक बना लिया है इस तरह का मनी सर्कुलेशन। तो क्यों ना वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, मतलब लाइक वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया जा सके। तो अगर जो बड़े बड़े एंटरप्राइज हैं, अगर वो आपस में इस तरह का करना चाहेंगे, जैसे एक ही एंटरप्राइज है, बड़ी एंटिटी है और उसके बहुत सारे सब एंटिटीज हैं, तो अगर उसमें इस तरह का अगर वो करना चाहेंगे मनी सर्कुलेशन, दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर सर्विस, और ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी है अगर अडॉप्शन में आ जाए, लेकिन इसको भी अडॉप्शन ज्यादा नहीं मिला, यही प्रॉब्लम है। दूसरा इनका जो मानना है कि मतलब फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होता आप कुछ चीज का पे कर रहे हो और जो कॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एंड यू आर पेइंग 0.0001 समथिंग कॉइन। तो इसके लिए उन्होंने रीडिफाइन करने के लिए इसीलिए उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी, ताकि आप इंटीजर वैल्यू में, यानी पूरा इंटीजर वैल्यू में अगर पे करोगे तो इट साउंड्स साइकोलॉजिकली गुड। तो उस केस में उन्होंने क्या किया, इसकी जो मिनिमम यूनिट रखी है, जैसे बिटकॉइन की जो मिनिमम डिविजिबल यूनिट है दैट इज सतोशी, उसी तरीके से इसकी जो मिनिमम डिविजिबल यूनिट रखी है वो इन्होंने रखी है बिट्स, उसका नाम दिया गया बिट्स, और उसकी मतलब 10 बिट्स इज द मिनिमम डिविजिबल वैल्यू। ये एक और इनका जो रिवॉल्यूशनरी होने वाला है, लेकिन इसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। कैश फ्यूजन, कैश फ्यूजन मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यू आर पेइंग फॉर समथिंग और ये आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप उसको एनोनिमस रखना चाहोगे यानी प्राइवेट बनाना चाहोगे या पब्लिक। तो यानी विद अ टैप ऑफ सिलेक्शन, यानी आप एक मतलब टैप करोगे, यानी आप सेलेक्ट करोगे कि प्राइवेट, तो वो प्राइवेट मतलब हो जाएगी टोटली, और एनोनिमस हो जाएगी ट्रांजैक्शन। और अगर आप पब्लिक रखना चाहोगे तो पब्लिक रखो। लेकिन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स हेट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। जो प्राइवेट जो मतलब ब्लॉकचेन है उनको बिल्कुल भी लाइक फूटी आंख नहीं सुहाते, क्योंकि कोई नहीं, क्योंकि 90% अगर देखोगे भी प्राइवेट कॉइन्स में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है मुनेरो, और मुनेरो को चोरों का कॉइन बोला जाता है। रीजन है क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैमर, सबसे ज्यादा इलीगल काम, 90% वो इलीगल कामों में ही यूज होता है, और उसी वजह से वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है। और उसका कुल रीजन ये है क्योंकि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और ट्रांजेक्शन उसकी जो है वो इनोनिमस रहती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके रोड मैप की, एंड देन फिर हम देखेंगे इनके अदर फीचर्स को। रोड मैप की अगर बात करें तो इस पे उन्होंने सिंबल पहले प्रोवाइड कर दिया, जिस पे टिक सिंबल है यानी वो कंप्लीट हो चुका है, जिस पे इस तरह का सिंबल है वो अंडरवे है, और जिसमें जैसे ब्रिंज जैसा सिंबल बनाया है यानी वो प्लान कर रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे स्केलिंग इन्होंने अवेलेबल कराई, मतलब स्केलिंग में क्या क्या है, तो अभी इस पे लाइटनिंग फास्ट नेटवर्क पे काम चल रहा है। इससे पहले स्नोर सिग्नेचर और ये वाला लेके वो आ चुके हैं ऑलरेडी। अगर और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें अभी आइडिया में है, लेकिन मेन चीज़ आप देखोगे जो अभी काम चल रहा है यूजेबिलिटी में, कैश फ्यूजन को लेके आने की, जो ऑप्ट इन प्राइवेसी फीचर है, ये आ जाएगा तो डेफिनेटली इसको एडवांटेज मिलेगा शॉर्ट टर्म में, बट काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्लम भी फंस सकता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ईवीएम सब चेन को भी लेके आने वाले हैं, ईवीएम के साथ कॉम्पेटिबल भी होने वाले हैं, ताकि उसके होल डिफाई इकोसिस्टम में ई कैश यूज हो पाए। अभी कह सकते हैं आइडिया है, अगर ये इंप्लीमेंट होने लगेगा,
जब ये अंडरवे हो जाएगा, इस पर काम करने लगेंगे, अगर आ जाएगा तो इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है फॉर श्योर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक चीज यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, जनरली हम अगर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम सारे एक्सपेक्ट देखते हैं, एक भी एक्सपेक्ट को छोड़ते नहीं है। तो उस केस में मैंने ये भी देख लिया कि बर्न फीचर्स में कोई है, यानी सप्लाई कोई घटने का चांस है। तो उन्होंने एक एफएक्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर किया है कि इन्होंने कहा कि जो एक्सीसी यानी ई कैसा काफी वैल्यूबल है, हम अभी बर्न नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे, यानी सप्लाई रिड्यूस नहीं होगी, लेकिन सप्लाई में रिडक्शन, जो इन्फ्लेशन में रिडक्शन जरूर होगा, वो हम देखते हैं अभी उसका तरीका क्या है। लेकिन एवलेंच इनका लाइव हो गया, और एवलेंच के मेन फीचर क्या होने वाले हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक इसकी वजह से, और इसके जो मेन फीचर होने वाले हैं कि ये 100 टीपीएस से 5 मिलियन टीपीएस तक अचीव कर लेंगे बिकॉज ऑफ दिस कंसेंसस। और उनका कुल मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा कंकरेंट ट्रांजैक्शन को हैंडल कर पाना, कंकरेंट मतलब एक साथ, और बहुत कम फाइनलिटी रखना इनका मतलब प्लान है कि फाइनलिटी उससे बहुत कम रहे और मियरली कुछ सेकंड में ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाए, ताकि बेस्ट सब्स्टिट्यूट बनाया जा सके इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश के तौर पे। अगर इसमें जाके देखोगे अभी नोड कितने रन हो रहे हैं, तो 32 नोड रन हो रहे हैं, बहुत कम है। अगर बोलोगे कि 32 नोड हैं तो यानी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है। जितने ज्यादा किसी भी प्रूफ ऑफ स्टेक के नोड्स रन होते हैं, उतना ही ज्यादा वो डिसेंट्रलाइज होता है और उतना ही ज्यादा उसका नेटवर्क स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसको कॉम्प्रोमाइज कर पाना उतना मुश्किल हो जाता है जितना ज्यादा उसमें नंबर ऑफ नोड्स हो जाते हैं। तो अभी नोड्स कम है, अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, देखते हैं अभी आगे चल के कितने नोड्स और रन होते हैं और कितने ऐड होते हैं। जितने ज्यादा नोड्स होंगे उतना ही ज्यादा इसके लिए बेटर रहेगा। ये उन्होंने एक स्कोर कार्ड जैसा अवेलेबल कराया है एक्सचेंजेस का, आप इस पे जाके देख सकते हो। उन्होंने अलग अलग चीज अवेलेबल कराई है, विड्रॉल वर्क कर रहा है कि नहीं, डिपॉजिट वर्क कर रहा है कि नहीं, ई कैश का जो लोगो है वो यूज कर रहे हैं, ई कैश का जो एड्रेस फॉर्मेट भी यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डिपॉजिट कितने कंफर्मेशन ले रहे हैं, विड्रॉल फीस मैन है। अब यहाँ पे आप जाके देखोगे, जैसे कॉइन एक्स है और साउथ एक्स एक्सचेंज है, वो मात्र 5 बिट्स चार्ज कर रहे हैं विड्रॉल का। लेकिन वहीं आप बाइनेंस, होवी ग्लोबल, इंडोडेक्स करके देखोगे, इनको तो 1,000 बिट्स चार्ज कर रहे हैं, और कुछ ने तो हद ही कर दी है यहाँ पे जाके, कॉर्बिट वो 10,000 बिट्स चार्ज कर रहा है, यानी इनकी खुद का ही डिफाइन करते हैं और इनकी पॉकेट में जाता है। ये पूरी तरह से एक्सचेंज पे डिपेंड करता है। तो जब भी अगर आपको एक्सचेंज से किसी से विड्रॉ करना है, एक्सचेंज पे डिपॉजिट करना है, तो ये चीज जरूर देख लें इस चार्ट में जाके कि कितने, कौन से एक्सचेंज कितना विड्रॉल फीस इसकी चार्ज कर रहा है, अदरवाइज हो सकता है इसका ट्रांसफर करना आपके लिए मुश्किल भी हो जाए। ये लाइव सप्लाई दिखाता है, इसमें 90% तक ई कैश की जो सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आ चुकी है। अब आपको लग रहा है 90% आ गई तो 100% आने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। जैसे बिटकॉइन 90% माइन हो गए, लेकिन लास्ट बिटकॉइन पता है कब माइन होगा, 2140 में, यानी बहुत टाइम जाएगा। रीजन उसका है हाल्विंग, हर हर बार हाल्विंग के साथ जो रिवॉर्ड है वो मतलब ब्लॉक का जो रिवॉर्ड है वो हाफ होता चला जाता है। इसमें भी हाल्विंग का सिस्टम इन्होंने रखा है। अभी करंट में इसका इन्फ्लेशन देखोगे, मतलब 24 आवर का ये दिखा रहा है, लेकिन ईयरली अब देखोगे तो 1.7%, 1.71% बढ़ जाते हैं हर साल इसमें ई कैश सर्कुलेशन में। लेकिन ये जो है वो घटता जाएगा, अगली बार में कितना रह जाएगा, जब इसकी हाल्विंग होगी तो फिर 0.83% रह जाएगा, उसके अगली बार होगा फिर उसका भी आधा हो जाएगा, आधा होता चला जाता है, चेन रिएक्शन जैसा बनता है। और ये बिटकॉइन की इसकी सॉरी ई कैश की हाल्विंग कब होने वाली है, मार्च 2024 में ई कैश की हाल्विंग है। और उससे पहले डेफिनेटली बहुत ऑप्टिमिज्म इसमें देखने को मिलेगा कि हाल्विंग से पहले हर कॉइन में काफी ज्यादा मतलब प्राइस में अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। अब मैंने इसको कंक्लूड करते हैं। पहला है कि कॉइन ठीक है, अच्छा है, और सर्कुलेशन और सप्लाई ज्यादा है, लेकिन उन्होंने जस्टिफाई भी किया है बिकॉज ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो इंटीजर में पे कर पाए, इस तरह का उनका कंसेप्ट है। और इनका पूरा फोकस इसको मनी यूटिलिटी के तौर पे, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक मनी के सब्सटीट्यूट के तौर पे स्टेब्लिश करना है। एक बार था जब बिटकॉइन कैश एबीसी ने इथेरियम की मार्केट कैप को टेक ओवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ। इथेरियम ने बहुत ज्यादा अपने आप को इनोवेट किया, आज वो नंबर 2 पे ही है और वहां पे ही बैठा हुआ है। लेकिन जो लोग क्रिप्टो मार्केट में पहले से एक्टिव हैं वो जानते हैं, पहले रिपल हुआ करता था, सेकंड पे डोमिनेंट पोजीशन रिपल की हुआ करती थी, लेकिन फिर जब से सेक्वर से रिपल हुआ तो रिपल की वाट लग गई उसके बाद से। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, और फीचर क्या है। फीचर डेफिनेटली अच्छे हैं मनी के तौर पे स्टेब्लिश होने के लिए, लेकिन जो कैश फ्यूजन वाला है वो काइंड ऑफ प्रॉब्लम में भी फंसा सकता है इसको, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए पॉजिटिव भी हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होने वाली है, इसका जो डिपेंड करेगा, इसमें पोटेंशियल बहुत है लेकिन इसको अडॉप्शन नहीं मिला। यानी आप ऐसा कह लो, कहावत है कि अगर एक मर्सिडीज भी है ना आपके घर पे, अब यानी सॉरी घर पे नहीं, इन द सेंस मार्केट में, और उसकी अगर मार्केटिंग नहीं है, यानी प्रॉपर
अडोप्शन नहीं है यानी प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसके बारे में किसी को, तो वो एक जंक है अगर उसकी मार्केटिंग अवेलेबल नहीं है। इसको एक्चुअली क्या है, रिकॉग्निशन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा अडोप्शन की जरूरत है। अगर अडोप्शन होता है भविष्य में मास लेवल पर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज इसको यूटिलाइज करने लगते हैं, तो डेफिनेटली इसकी जो मार्केट कैप में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा और इसकी यूज केस भी बढ़ेंगे उसके साथ। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट को। प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट में मतलब कितना मार्केट कैप अचीव कर सकता है। तो अभी के तौर पे अगर देखोगे तो इसको जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट के लिए ई कैश सबसे अच्छा सब्सटीट्यूट है कंपेयर टू एनी अदर कॉइन। जैसे क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट के लिए अभी दो कॉइन को बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता था, उसमें से भी एक था रिपल और दूसरा था स्टेलर। स्टेलर को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही चीप है, लेकिन ई कैश उससे भी ज्यादा चीप है। स्टेलर और रिपल में एक एडवांटेज है कि उनके ऊपर सीबीडीसी बनाए जा सकते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और वो नेशनल लेवल पे यानी कंट्री वाइड अपना जो लेजर है उसको यूज करके सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ई कैश में सीबीडीसी का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा लैग कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट 100 बिलियन मार्केट कैप अचीव करने की कैपेसिटी है, क्योंकि रिपल में जब सीबीडीसी वाला फीचर इतना डोमिनेंट नहीं था, रिपल वॉज एबल टू अचीव 120 बिलियन मार्केट कैप। तो ऐसा नहीं कह सकते इसमें पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि 100 बिलियन पहुंच ही जाएगा। 100 बिलियन पहुंचने का इसमें पोटेंशियल है, गुंजाइश है। अगर 100 बिलियन पहुंचता है तो पॉइंट 005 तक डॉलर में अगर देखोगे तो इतने तक पहुंच सकता है, और अगर आप उसे रुपीज में देखोगे तो 40 से 45 पैसा अभी तक पोटेंशियल दिख रहा है। अगर ये इनोवेट करते हैं और इनका अडॉप्शन बढ़ता है तो वही है कि अभी के हिसाब से इतना दिख रहा है, लेकिन अगर आगे चल के कुछ और नया इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ और इनका एडॉप्शन में इजाफा होता है, तो चीजें फिर बदलेंगी और आगे चल के और भी अच्छे लेवल पर जा सकते हैं। तो डेफिनेटली कॉइन अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा अडॉप्शन की जरूरत है। अडॉप्शन इसका काफी कम है, जिस हिसाब का बनाया गया उस हिसाब का इसका अडॉप्शन अभी नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।